दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं ये उन बच्चों के लिए है जो इस समय जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आइए आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो दो चीज़ों का रोल होता है, जिसमें से एक होता है जीएस और एक होता है मैथ्स। हालांकि रीजनिंग और इंग्लिश का भी उतना ही रोल होता है, लेकिन अगर इन दोनों को कवर कर लिया जाए तो थोड़ा आसान हो जाती है चीज़ें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो जीएस को लेकर बात करने वाले हैं। इस जीएस के लिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना पड़ता है उसकी पहली यूनिट है, उसे कहते हैं इतिहास। और जो दूसरी इसमें यूनिट आती है उसे कहते हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। तीसरी यूनिट इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम भूगोल, जियोग्राफी। और इसके साथ साथ भूगोल के साथ साथ ही हम देखेंगे इसमें पर्यावरण। और पर्यावरण के साथ ही हम इसमें बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान के बाद इसमें एक पोर्शन आ जाता है जिसे कहते हैं समसामयिकी। समसामयिक घटनाक्रम, जिसे आप करंट के नाम से जानते हैं। ये कुछ टॉपिक है, हालांकि एक दो टॉपिक और हैं इसमें। जैसे कि आपका अगर कोई बच्चा यूपी की तैयारी कर रहा है तो यूपी में चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल हो, या फिर आपका यूपी आरओ हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस। अभी लास्ट टाइम से पीसीएस को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें आपका यूपी स्पेशल आता है। इसके लिए आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है। यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस से भी आपको कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी एग्जाम में इसमें से नहीं प्रश्न आता। जैसा अभी 23 का जो 23 से पहले जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें नहीं था क्योंकि ये अभी लास्ट से लगा है। लेकिन यूपी में अक्सर यूपी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें 6-7 प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं यूपी स्पेशल को भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो जो चीजें शामिल हैं वो आप अदर सब्जेक्ट में पढ़ते ही, चाहे वो यूपी की भौगोलिक स्थिति हो तो जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यूपी पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो बहरहाल आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो जीएस में बात कर रहे हैं। और जीएस की ये सारी यूनिट है जिन पर हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे और एग्जाम तक इन पर सब पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हालांकि डीपली तो नहीं जाएंगे ज़्यादा क्योंकि समय थोड़ा कम है। और साथ में इसकी जो दूसरी यूनिट है वो मैथ्स है। हालांकि इसकी यूनिट हम अलग से करवाएंगे, हमारे पास टीचर है जो इसको देखेंगे। और अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको फिर हम हैं, अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप बता सकते हैं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इस समय जीडी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जीडी के साथ एक समस्या है कि जो आयोग है उसने इसके लिए कोई सिलेबस निर्धारित नहीं किया है। मतलब निर्धारित तो किया है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया उन लोगों ने। तो इस जीडी का अगर आपको तैयारी करना है तो मेरे हिसाब से
सिलेबस तो बहुत लिमिटेड उन्होंने बता दिया, लेकिन जहाँ तक आपको करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर होंगे उनसे आपको थोड़ा सा आसान हो सकती हैं चीज़ें। हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको अलग से कहीं से चीज़ें देखनी ना पड़े, लेकिन सिलेबस जहाँ तक है वो क्लियर नहीं करता है। जब सिलेबस क्लियर नहीं करता है तो हमें इनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। जब हमें ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर कहाँ से चीज़ें पूछने वाला है, तो हमें पढ़ना आसान होता है। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जब आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप देखते होंगे कि हर एक खिलाड़ी का या हर एक बैट्समैन का एक अपना फेवरेट जोन होता है। कोई खिलाड़ी होता है जो बैक फुट पे ही खेलना पसंद करता है, कोई खिलाड़ी होता है वो लॉन्ग ऑन पे खेलना पसंद करता है। तो बहरहाल वैसे ही आयोग होते हैं, उनके अपने एक फेवरेट जोन होता है, जो कि कई बार सिलेबस से हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाहता है और क्या उसकी मंशा है। तो इस बात का पता करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर हमेशा देखने चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो सामने खिलाड़ी है वो कौन से जोन में शॉट खेलना पसंद करता है। वो अलग बात है कि बाई चांस वो उससे अलग खेल दे तो, लेकिन बहरहाल चांस ज़्यादा है कि वो उसी क्षेत्र से पूछेगा। जब भी आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के जो लगभग 50 से 60 प्रश्न होते हैं, या मैं कहूँ 50 से 60% जो प्रश्न आते हैं वो अक्सर प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे ही प्रीवियस ईयर से कर पाएंगे, क्योंकि 50 से 60 प्रश्न मिलते हैं आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब जो बाकी मैक्सिमम 40% रह जाता है वो तो आपको अलग से पढ़ना ही है। और जब अलग से पढ़ना ही है तो इसका मतलब ये कि आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, केवल प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा। तो आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, और स्टडी किस तरह से करनी है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद रहें, ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पाएँ। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जो हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम आपको बता दें। हम शुरू करने वाले हैं साइंस। अब आप कहेंगे साइंस, साइंस में ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसे कहते हैं विज्ञान। जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला वो साइंस है। और विज्ञान में भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है सामान्य विज्ञान। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ही कि विज्ञान क्या चीज़ है और सामान्य विज्ञान क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपके एग्जाम में जो लगा है वो किस पर्पज से लगा, ये भी चीज़ें देख कर चलेंगे। तो बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा साइंस। ध्यान दीजिएगा, इस साइंस को जो बच्चे हिंदी माध्यम के वो भी ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं विज्ञान। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ये साइंस होता है इसकी अपनी भी एक परिभाषा है, और ये परिभाषा कहती है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान, ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। हालांकि मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, हालांकि साइंस की पूरी डीपी है, लेकिन कोई आपसे पूछेगा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि आप बताइए साइंस की क्या डेफिनेशन होती है। बस याद रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। ये आज बहुत किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन है, लेकिन बहरहाल आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि साइंस क्या है। साइंस, साइंस की डेफिनेशन ये है। साइंस कितने टाइप्स का हो सकता है ये भी हम देखेंगे। अब ये जो साइंस है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस एज अ सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, या वो कौन ऐसा कोई व्यक्ति
सामने लेकर आया। तो हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको बड़ी ही रोचक इसमें एक कथा है। ये बात है जब यूरोप में पुनर्जागरण की स्थिति आई थी, तो लोग उत्सुक थे चीजें जानने के लिए। इससे पहले जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, लगभग 15वीं शताब्दी से पहले तक, उस समय तक एक थ्योरी चलती थी। लोग पूछते थे और जो पोप होते थे वो बताया करते थे कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और आप लोगों पर शासन करने के लिए हमें भेजा गया है। लोगों ने पूछा कि अच्छा, तो बताइए पृथ्वी के बाहर का जो नज़ारा है वो कैसा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी जितने भी ग्रह हैं ये सब इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो थ्योरी थी पोप की, ये जो पोप ने थ्योरी दी थी, ये लगभग 1 जनवरी, समझिएगा, और सन 1 जनवरी सन 1, यानी जहां से ईसाई धर्म, जहां से उनके ईश्वर जीसस थे, उनके जन्म से लेकर ये थ्योरी चली आ रही थी। और इस थ्योरी में वो बताते थे कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सूर्य सहित सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने इसका खंडन करते हुए सामने आया वो था गैलीलियो। एक व्यक्ति आया सामने, गैलीलियो। ये व्यक्ति आया, इस व्यक्ति ने आके एक दूरबीन बना ली, और जब दूरबीन बना ली तो उस दूरबीन से उन्होंने अंतरिक्ष में झांक लिया। और जैसे ही अंतरिक्ष में झांका तो उन्होंने पाया कि सूर्य तो एक जगह है, लेकिन हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और जैसे उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उसको पब्लिश करा दिया। जैसे ये पुस्तक पब्लिश हुई, अब पोप को ये बात रास नहीं आई कि उनकी थ्योरी का किसी ने खंडन कर दिया। लगभग जो 1500 साल तक चली आई, जो लगभग 1500 साल, 1500 साल जो थ्योरी चल के आई, आप सोचिए उस थ्योरी का अचानक कोई खंडन कर दे तो ये बात उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने कहा गैलीलियो को कि भाई तुम अपनी इस थ्योरी को वापस ले लो, वरना हम आपको सजा देंगे। गैलीलियो ने कहा आप जो करते हैं कर लीजिएगा, मैं थ्योरी वापस नहीं लूंगा। इन गैलीलियो को उम्र कैद की सजा दी गई और इनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि इनके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक सामने, जैसे कि केपलर आए, एक व्यक्ति थे केपलर, एक थे कोपरनिकस, कुछ कहते हैं कोपरनिकस। ये आए, इन्होंने अंतरिक्ष में ग्रह से संबंधित कई थ्योरी दी और धीरे धीरे जो है साइंस का जन्म हुआ। धीरे धीरे साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में सामने आने लगा। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न बन जाता है जो कई बार पूछा गया परीक्षा में, यहां से साइंस का जन्म हो गया। हालांकि कोई आपसे साइंस का जन्म हुआ तो प्रयास जिस व्यक्ति ने सबसे पहला किया वो था गैलीलियो। अब इनके प्रयास के कारण ही इनको विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो विज्ञान का जनक है वो गैलीलियो को माना जाता है। तो यहां से हम बात करते हैं साइंस की, और यहां से प्रश्न बन जाता है कि साइंस का पिता किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहां से जो बनता है वो बनता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, दूरबीन का सर्वप्रथम जो आविष्कार किया था वो आप लिखा हुआ है आपके सामने, आप समझ ही रहे होंगे। सर्वप्रथम आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया था वो थे गैलीलियो। तो प्रश्न यहां से बनता है
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। एक प्रश्न और बन जाता है कि जब उन्होंने अंतरिक्ष में झांका था तो अंतरिक्ष में उन्होंने देखा था आकाशगंगा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आकाशगंगा को देखा था। तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि सर्वप्रथम आकाशगंगा को किसने देखा था? तो आकाशगंगा का यहाँ देखिएगा, जब गैलीलियो के स्तर पर बात कर रहे थे तो गैलीलियो का मानना था कि जो आपका सौर मंडल है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, इनके हिसाब से यही ब्रह्मांड था। समझिएगा बात को, यही ब्रह्मांड था और यही आकाश गंगा। इस साइंस को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक साइंस तो इस साइंस के दो हिस्सों में विभाजन हो सकता है, हालांकि तीन में करते हैं। एक साइंस है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस ध्यान दीजिएगा। एक साइंस है अप्लाइड साइंस, और एक साइंस है सोशल साइंस। ध्यान दीजिएगा, ये जो नेचुरल साइंस है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक है मेटल साइंस, मेटल साइंस, और एक जो साइंस है बेटा वो है लाइफ साइंस। और ये जो अप्लाइड साइंस है ये आप जानते ही हैं, ये आप एमबीबीएस के दौरान और एक आप पढ़ते हैं आईआईटी के दौरान। इट्स मीन जो आप मेडिकल में पढ़ते हैं, यानी जिस साइंस को आप यूज करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने में यूज कर रहे हो या व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे आप जिस क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे फिर आपका इंजीनियरिंग हो, तो वहां जो यूज होती है उसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। ध्यान दीजिएगा, जो अभी सोशल साइंस बचता है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे आपका हिस्ट्री हुआ जिसके हमने अभी बात की ही थी, एक आपका पॉलिटी हुआ, ये सब हालांकि पॉलिटिकल, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस नाम में भी शामिल है। आपका ज्योग्राफी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरमेंट हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ, और ईटीसी। बेटा मैं ईटीसी लिख रहा हूँ, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब किस में आते हैं? सोशल साइंस में आते हैं। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा जीएस में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलता है, क्योंकि साइंस में जो आता है वो आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य सामान्य विज्ञान। और चूंकि सामान्य विज्ञान आता है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि कंपटीशन में आ रहा है सामान्य विज्ञान, लेकिन यहाँ कहीं भी हमें सामान्य विज्ञान तो हमने बांटा नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा कि मेटल साइंस को और लाइफ साइंस को जब हम केवल बात करते हैं इस नेचुरल साइंस को 6th to 10th क्लास, ध्यान दीजिएगा, जब 6th to 10th क्लास तक की बात होती है तो इसको कहते हैं जनरल साइंस, जनरल साइंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, 6th से लेकर 10th क्लास तक की जो साइंस होती है उसे हम कहते हैं जनरल साइंस।
मेटल साइंस है, इसके भी दो हिस्से होते हैं बेटा। नंबर एक फिजिक्स और एक होती है केमिस्ट्री। बेटा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान। और ये जो लाइफ साइंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीवन विज्ञान, इसे कहते हैं बेटा बायोलॉजी। बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी को ही दो हिस्सों में बांट दिया जाता है बेटा। वो एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। और इन सब का अध्ययन जो करते हैं वो केवल हम करने वाले हैं जनरल साइंस के तहत बेटा। तो केवल 10th क्लास, मैक्सिमम कहाँ तक बेटा 10th क्लास तक का ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं बेटा जो 10th क्लास तो छोड़ो, 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी साइंस के कई बार सवाल नहीं कर पाते हैं, इतना डीपली पूछ लिया जाता है। लेकिन बहरहाल हम स्टडी अच्छे से करेंगे और इतना अच्छे से करेंगे कि आप हर एक प्रश्न को अच्छे से डील कर सकें। चलिए, ये तो हमारे क्षेत्र का है ही नहीं, क्योंकि बेटा ये 12th क्लास के भी बाद की बात है, जो कि हमारे सिलेबस के बाहर की बात है। इनकी हम बेटा बात करने वाले हैं, इनकी भी बात करेंगे, एज इट इज नहीं करेंगे। जैसे बेटा हमें देखना मिलता है पॉलिटिकल साइंस, तो हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलिटी। ध्यान रखिएगा इस बात को, हम पढ़ेंगे पॉलिटी। अंतर है बेटा। ज्योग्राफी को एज इट इज पढ़ेंगे, एनवायरमेंट को एज इट इज पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले इकोनॉमी। इन चीजों में अंतर था दोनों में। हिस्ट्री तो एज इट इज है, हिस्ट्री जैसा यहाँ है वैसे ही हमें वहाँ पढ़ना है। लेकिन ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अकेडमिक रूप से अलग तरह से पढ़ा जाता है और कंपटीशन के रूप में अलग तरह से पढ़ा जाता है। तो हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन किस रूप में पढ़ेंगे, पॉलिटी में और इकोनॉमी में। जब हम पॉलिटी शुरू करेंगे तो बेटा हम ये भी बताएंगे साथ में कि पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। और हम साथ में ये भी बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। हम ये भी देखेंगे कि बेटा इसको ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको कहते हैं राज व्यवस्था, इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसे कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान कहते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। आप 10th क्लास में इसको पढ़ते हैं, एसएसटी के रूप में पढ़ते हैं, और कुछ जगह तो आपको सीधा सीधा लिखा मिलता है सामाजिक विज्ञान। और अप्लाइड साइंस को आप जानते ही हैं, कहते हैं व्यवहारिक विज्ञान, और इसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। आज हम जिस टॉपिक को उठाए हैं वह है साइंस। और बेटा जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनका मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं बेटा विज्ञान। अभी बता चुके हैं बेटा विज्ञान क्या चीज है, बता चुके हैं। और इस विज्ञान के जो हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम पढ़ना चाहते हैं, वो 2 यूनिट है बेटा। नंबर 1 आपका पदार्थ विज्ञान, ध्यान दीजिएगा बेटा, मेटल साइंस। और साथ में एक है जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस। ध्यान दीजिएगा बेटा बातों को, हिंदी माध्यम वाले बच्चों का विशेष में ध्यान रखूंगा।
ये पदार्थ विज्ञान मटेरियल्स जो बेटा आपका मेटल साइंस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दो हिस्सों में पढ़ना था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और इसे कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। लेकिन इस लाइफ साइंस का एक और नाम है बेटा, जिसको आगे चलकर कहते हैं बायोलॉजी। और इसके जो हिस्से हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि आज हम शुरू ही बायोलॉजी से कर लेते हैं। हम बता चुके हैं कि इसको भी दो हिस्सों में पढ़ते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। ध्यान दीजिएगा, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को लेकर। चलिए, बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इस बायोलॉजी को जो कहते हैं, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब शुरू करने से पहले ही बेटा प्रश्न अपने आप में आ जाता है। जो समझ में आया, गैलीलियो ने साइंस को एज अ सब्जेक्ट सामने लेके आया, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। लेकिन बायोलॉजी, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, बायोलॉजी को ही क्या कहा था? हमने कहा था लाइफ साइंस। अभी अभी हमने लाइफ साइंस यानी जीवन विज्ञान कहा था, और इस जीवन विज्ञान को अचानक हमने बायोलॉजी लिख दिया। जब हमने इस साइंस को दो हिस्सों में, लाइफ साइंस और मेटल साइंस में अलग अलग कर लिया, तो बायोलॉजी कहाँ से आ गया? तो बेटा, इस शब्द को जो सबसे पहले यूज किया था, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो क्या था? लैमार्क ने। ध्यान दीजिएगा बेटा, और इस शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था, और इसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था बेटा, वो क्या था? अरस्तु ने। सर्वप्रथम अध्ययन वो क्या था बेटा? अरस्तु ने। बेटा, पीसीएस में कई दफा एक प्रश्न पूछा गया है कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो बेटा, वो व्यक्ति थे लैमार्क। लेकिन कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि बायोलॉजी के, हालांकि बेटा प्रश्न हमेशा यही इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि केवल इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, इसकी स्टडी नहीं की थी। सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया था वो व्यक्ति थे बेटा अरस्तु, और इसलिए अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का फादर कहा जाता है बेटा। बायोलॉजी का क्या कहा जाता है बेटा इनको? जनक या फादर। फादर किसे कहा जाता है बेटा? अरस्तु को। चलिए बेटा, प्रश्न यहां से दो ही बन सकते हैं कि बायोलॉजी को सबसे पहले किसने यूज किया था? लैमार्क ने। केवल शब्द का प्रयोग किया था, स्टडी नहीं की थी। स्टडी की थी अरस्तु ने, इसलिए इस अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक। चलिए बेटा, लेकिन बायोलॉजी है तो करेंगे
जीवों की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जीव क्या है? तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एनिमल, एक होता है बेटा प्लांट, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिएगा बेटा। एनिमल को कहा जाता है जंतु, प्लांट को कहा जाता है पादप, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। ठीक है बेटा, सूक्ष्म जीव। बात समझ में आई बेटा? इसका मतलब हम बायोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करेंगे? जीव यानी ऑर्गेनिज्म की। और बेटा इस एनिमल की जिस साइंस के ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे उसे कहते हैं बेटा जूलॉजी। क्या कहेंगे? जूलॉजी। बॉटनी की बेटा प्लांट की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं बेटा? बॉटनी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी। इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको कहते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान। ये पादप विज्ञान भी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं और पादप विज्ञान भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, बड़ी कमाल की बात है बेटा कि हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर इन 3 ब्रांच को बांटते हैं, लेकिन इंसान को कहाँ रखें? तो बेटा ध्यान रहे, इंसान भी जिस ब्रांच के अंदर आता है वो है बेटा एनिमल वाली। अब आप कहेंगे नहीं, एनिमल तो आप दूसरा रूप में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जानवर नहीं लिखा, जंतु लिख रहा है बेटा, है ना। हालांकि एनिमल तो आप कहते हैं कुत्ता बिल्ली सब एनिमल है, तो इंसान भी क्या है बेटा? एनिमल ही है। और इसकी स्टडी हम इसी ब्रांच यानी किसके अंदर? जूलॉजी के अंदर करने वाले हैं। बेहतर, चलिए आइए बेटा, हमने जो बात की है, अब मैं एक बात कह सकता हूं कि इसका मतलब ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं बेटा। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, एंड नंबर 3 माइक्रो बायोलॉजी। बेटा आप समझ गए होंगे। इस जूलॉजी को आप जानते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसको हम बॉटनी को कहते हैं पादप विज्ञान। कहते हैं पादप विज्ञान। कंफ्यूज ना हो, अभी हमने क्या लिखा था? वनस्पति विज्ञान लिखा था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। और इस माइक्रोबायोलॉजी को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, सारी चीजों का हम अभी बात करने वाले हैं बेटा। इस
जूलॉजी का जो सर्वप्रथम अध्ययन क्या था, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो सर्वप्रथम अध्ययन क्या था, उस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। और इन अरस्तु बेटा अक्सर एक बुक पूछ ली जाती है बेटा, उस बुक का नाम जो है बेटा वो भी आप नोट रखिएगा। हिस्टोरिया एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, आप अपने हिसाब से इसको चरण कर लीजिएगा जो आपको सही लगे। ठीक है बेटा, इस अरस्तु ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, इसीलिए बेटा इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जूलॉजी कहते हैं, यानी बेटा किसका? जूलॉजी का पिता या जूलॉजी का जनक भी कहते हैं। ध्यान रहे बेटा इस बात का। वैसे ही अभी जो बॉटनी है, ध्यान दीजिएगा, इस बॉटनी का जो सर्वप्रथम अध्ययन क्या था, ध्यान रहे बेटा, सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था उस व्यक्ति का नाम था बेटा थियोफ्रेस्टर। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टर। ठीक है बेटा, और इस थियोफ्रेस्टर ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लानिज्म। ठीक है बेटा, प्लानिज्म एक बुक लिखी बेटा, और इसलिए इस थियोफ्रेस्टर को क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी क्या है बेटा? प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो बेटा थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। लेकिन अब एक बच जाता माइक्रोबायोलॉजी। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था, सर्वप्रथम अध्ययन क्या था बेटा? वो थे बेटा एंटोनी वॉन एंड ल्यूवेनहोक। बेटा ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ये व्यक्ति था जिसने बेटा सर्वप्रथम इसका क्या किया था? माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी किया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? इस व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा, प्रश्न यहां से जो बन सकते हैं बेटा, वो यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो बेटा अरस्तु। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम स्टडी किया था किसका बेटा? जंतुओं का। ध्यान रहे बेटा कि इन 500 जंतुओं पे इन्होंने स्टडी किया था और इन्होंने बुक लिखी थी बेटा हिस्टोरिया एनिमलिज्म। बेटा अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, मैं तो कई बार कंफ्यूज होता हूँ किसको क्या बोलूं। ठीक है बहना। दूसरे बेटा बॉटनी, और इसके जो सर्वप्रथम स्टडी की थी वो थे बेटा थियोफ्रेस्टर, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटनिज्म। इसलिए बेटा इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। साथ में एक जो तीसरी यूनिट बचती है बेटा वो है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इसकी जो सर्वप्रथम स्टडी की थी, जिसने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, और इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके पास बन के आते हैं, इनके नाम याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं
आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। आज आप इतना ही करें, कल हम इनको आगे लेके बढ़ेंगे।